बेटा यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए संधारित्र का एक विशेष टॉपिक जिसमें आप जानेंगे आज संधारित्रों का श्रेणी, समांतर और मिश्रित संयोजन, जिससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलिए बेटा, समय को बर्बाद ना करके सेशन को प्रारंभ किया जाता है। और यहाँ सबसे पहले आप जानेंगे कि जो संधारित्र होते हैं, ठीक है ना, जो संधारित्र होते हैं तो संधारित्रों का कौन सा श्रेणी संयोजन, ठीक है, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। आज हम लोगों को संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ना है और सबसे पहले इसमें पढ़ना है श्रेणी संयोजन। संधारित्रों का हम संयोजन मुख्य रूप से तीन ही प्रकार से कर सकते हैं, या तो इनको श्रेणी में जोड़ सकते हैं, या समांतर में जोड़ सकते हैं, या फिर इनका मिश्रित क्रम होता है। और इसके अतिरिक्त भी इनका एक क्रम होता है जो होता है स्टार या डेल्टा का संयोजन। ठीक है, हम आज आपको श्रेणी, समांतर, मिश्रित और स्टार डेल्टा तक लेकर के जाएंगे, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए दिन हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बेटा आज आपको एक बात बता दें कि जो संधारित्र होते हैं, संधारित्रों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से इनके वोल्टताओं का मान बढ़ता है। यह कह दें कि जितने संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे, प्रत्येक संधारित्र का अलग अलग वोल्टापात होगा और उस संपूर्ण वोल्टापात को हम जोड़ करके, जो अलग अलग सभी कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप है, उनको सबको जोड़ करके हम संपूर्ण वोल्टापात बना सकते हैं। और श्रेणी क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ा जाएगा तो इसमें लगने वाला सभी जितने भी संधारित्र हम जोड़ेंगे उनमें सभी में लगने वाला जो आवेश होगा वो इनके सबके बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। यह हो गया आपका C1 कैपेसिटर, यह हो गया आपका C2 कैपेसिटर और यह हो गया आपका C3 कैपेसिटर। इस प्रकार से तीन संधारित्रों को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा और इनको जोड़ने के बाद यह हो गई आपकी टोटल वोल्टेज ड्रॉप V, और इनके पर्सनल वोल्टेज ड्रॉप हो गए V1, V2, V3, और ये इसका विभाजक हो गया। ठीक है, ये इसका विभाजक हो गया, क्योंकि सभी जितने भी आपके यहाँ पर संधारित्र जोड़े गए हैं, सभी संधारित्र का वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ये अलग अलग होगा। सभी संधारित्रों का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये अलग अलग होगा। ठीक है, और जो इनमें लगने वाला जो आवेश है Q, ये सबका एक समान होगा। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जिसको तोड़ा गया हम उसी को जोड़ देंगे। तो इसमें तोड़ा किसको गया है? वोल्टेज को। तो टोटल वोल्टेज की वैल्यू क्या बनेगी? संधारित्र की कुल वोल्टता होगी V = V1 + V2 + V3। और आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q = CV। ठीक है, Q = CV। यहां से जो आपकी वोल्टेज ड्रॉप निकलेगी, ठीक है ना, V = Q/C। ठीक है, यहां से आपकी वोल्टेज ड्रॉप निकलेगी V = Q/C। तो जितने भी स्थान पर V लिखा है सभी स्थान पर हम Q/C लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा Q/C = यहाँ पर हो जाएगा Q/C1। ये आवेश है, चार्ज है Q, और ये सबके लिए एक समान है, इसलिए सबकी वैल्यू यहाँ पर एक समान रहेगी C2 + Q/C3। अगर और भी आगे हैं तो हम प्लस करके डॉट कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों से Q को कॉमन ले लिया जाता है। ये 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 हो जाएगा, और दोनों आवेशों को कैंसिल करेंगे तो आपकी टोटल कैपेसिटी होगी इनकी कैपेसिटी की पर्सनल कैपेसिटी की
व्युत्क्रम के योग के बराबर। ठीक है, तो इससे हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर की जब हम टोटल कैपेसिटी देखते हैं तो इसमें इन्हीं का हम व्युत्क्रम कर देते हैं। तो यहाँ पर जब दो से अधिक कैपेसिटर को हम परस्पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटी कितनी बनेगी, इनके जो संधारित्र दी गई इनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर। अब जानते हैं कि यहाँ पर 2 के स्थान पर और 3 के स्थान पर जब 2 कैपेसिटर उपयोग में लाए जाए तो कंडीशन क्या होगी। तो याद रखेंगे जो आपका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों को हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, जबकि संधारित्र के श्रेणी क्रम में हम इनको डायरेक्ट न जोड़ करके व्युत्क्रम करके जोड़ते हैं। तो पोजीशन क्या है, जब केवल 2 संधारित्र हों, ठीक है ना, जब केवल 2 संधारित्र हों तो 2 संधारित्रों का श्रेणी क्रम हमको जब निकालना है तो टोटल धारिता आपकी CEQ बनेगी, या हम कहेंगे टोटल कैपेसिटी बनेगी आपकी Q1 या हम लिख सकते हैं यहाँ पर C1 C2 बटे C1 प्लस C2। जब केवल 2 संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो आपकी टोटल कैपेसिटी इतनी होगी। और संधारित्र का जो मात्रक होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, फैरड। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाइए या हमारी इंड स्क्रीन पर अथवा डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी हमारे चैनल की, वहां से प्लेलिस्ट की लिंक होगी और प्लेलिस्ट में आपको हमारे सभी पिछले वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो बेटा जब केवल 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, यहाँ से श्रेणी क्रम देख सकते हैं, तो हम धारिता इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जब 2 के स्थान पर 3 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी हो जाएगी आपकी कितनी, C1 C2 C3 बटे क्रम से इनका योग करते हैं, पहले इन दोनों का करते हैं, फिर दूसरे तीसरे का करते हैं, फिर तीसरे पहले का करते हैं। तो लिखिए यहाँ C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस अब इसका और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका C3 C1। इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि 3 संधारित्रों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इसकी हम कैपेसिटी को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। परंतु बेटा इससे तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इनका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कम से कम 2 मिनट तो आपको सॉल्यूशन में लगी जाएगा। यहाँ पर जो अब हम श्रेणी क्रम के जो क्वेश्चन बनाएंगे या बताएंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा 15 सेकेंड और इससे कम ही समय में आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जानते हैं कि जितने भी आपके संधारित्र यहाँ पर जोड़े जाएं श्रेणी क्रम में, उनको सबको आसानी से जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में है कैसे चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन और है, जब n संधारित्र, ठीक है, जब n संधारित्र और प्रत्येक की कैपेसिटी जो है वो C है, ठीक है ना, श्रेणी में जोड़े गए तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, तो C इक्वल आपकी बनेगी जाके यहाँ पर जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका व्युत्क्रम हो जाता है। हम कह सकते हैं कि ये जो कैपेसिटी होगी वही n कर देंगे। जब n कैपेसिटर और जिसमें प्रत्येक संधारित्र की धारिता C है, इनको श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटी बनेगी C/n। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अब इन्हीं के आधार पर आपको हम सभी प्रकार के न्यूमेरिकल बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये अपनी कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। जब बहुत सारे संधारित्र जुड़े हों तो मूल कंडीशन आपकी ये है, इस तरीके से हम इनको या इस तरीके से हम इनका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। जब आपके 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा उनका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो बेटा जान लीजिए, ये 1/C1 प्लस 1/C2 और यहाँ हो जाएगा 1/C इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1/C इक्वल टू ये हो जाएगा C1 प्लस C2 बटे C1 C2। और यहाँ से हम क्या करेंगे, C का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये उलट जाते हैं, इसी प्रकार से इनको उलट करके लिखा गया। इसी प्रकार से हम 3 संधारित्रों का वैल्यू जब निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जब n संधारित्र और प्रत्येक का वैल्यू C हो, ठीक है ना, जो धारिता C फैरेड है ये हो, तो हम टोटल इक्विवेलेंट इसका धारिता जो निकालेंगे तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं।
परंतु बेटा जब हम कैपेसिटर के श्रेणी क्रम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि बिगर फॉर्मूला के मतलब विदाउट फॉर्मूला किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा चलते हैं अब इसके न्यूमेरिकल पर, क्योंकि कैपेसिटर से रिलेटेड और मैग्नेट से रिलेटेड, थ्री फेज इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पेपर में हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ में वाइंडिंग के भी क्वेश्चन कहीं कम नहीं है और प्रदीपन के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये आपसे हमारा आग्रह है, क्योंकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए बेटा अब जानते हैं संधारित्रों के श्रेणी क्रम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। या पहला क्वेश्चन क्या बताता है कि जब किसी श्रेणी परिपथ में आप कॉपी कलम लेकर के हमारे इन सभी प्रकार के प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और जो यहाँ पर थ्योरी बताई जाती है उस थ्योरी को एक सीरियल से लिखते चले जाएंगे। जो भी मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ बेटा उसको पूरा फिनिश भी करता हूँ, इसलिए क्योंकि आप जब भी टॉपिक को पूरा लिखना चालू करें तो वो टॉपिक बीच में अधूरा ना रह जाए। मैं किसी भी चैप्टर को उठाऊंगा उस चैप्टर को पूरा भी करूंगा, साथ साथ में उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उससे रिलेटेड आपके फॉर्मूले, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और उनका कैलकुलेशन तथा परिभाषाएं, इन सभी का पूर्ण रूप से विस्तारित वर्णन बताऊंगा। यहां से लिखेंगे जब किसी श्रेणी परिपथ में दो संधारित्र क्रमशः 6 माइक्रोफैरड तथा 12 माइक्रोफैरड के संयोजित हैं तो परिपथ की कुल धारिता क्या होगी। क्वेश्चन आपका यहां है। क्वेश्चन में बोला गया कि जब किसी श्रेणी परिपथ में दो संधारित्र क्रमशः 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड के संयोजित हैं तो परिपथ की कुल धारिता क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं भी हल कर सकते हैं। अगर आप सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं तो इस प्रश्न को मैं सॉल्व करूंगा। तो बेटा यहां देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर C बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2, इस फॉर्मूले से हम दो संधारित्रों के श्रेणी क्रम को सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको यही क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है ना। टाइप नंबर 1 फॉर्मूला, टाइप नंबर 2 विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। तो टाइप नंबर ये हमारा फर्स्ट है और इस एरिया में हम आपको टाइप नंबर सेकंड बताएंगे और दोनों का आपको आंसर जो होगा एक समान दिखाई देगा। फिर बेटा अंदाजा लगा लेना आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, विदाउट फॉर्मूला या फॉर्मूले के साथ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले के साथ यहाँ पर हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपके दो कैपेसिटर हैं इन दोनों कैपेसिटर की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो C इससे पहले और कुछ फॉर्मूले होते हैं, C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ चलते हैं, यहाँ से उस फॉर्मूले की उत्पत्ति होती है जो आपको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले रखेंगे 1/6 प्लस 1/12। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इस संख्या में हम अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 12 और प्लस 1/12। अब क्या करेंगे, ये 1/C इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना, ऊपर साइड में आपका हो जाएगा 2 और 1 3, क्योंकि हर की संख्या आपकी समान हो गई है और यहाँ योग हो जाएगा आपका 3। 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ से अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C का वैल्यू आपका 4 माइक्रोफैरड आएगा। तो बेटा जान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला से हमको इतना टाइम लगेगा।
फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 से अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला नंबर 2, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, फॉर्मूला नंबर 2 से अगर सॉल्व करेंगे तो C इक्वल टू C1 बटे C1 प्लस C2। अब क्या करेंगे, C इक्वल टू दोनों का वैल्यू रखेंगे 6 इंटू 12 बटे 6 प्लस 12, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका C बराबर 6 गुणे 12 बटे 12 और 6 इनको जोड़ देंगे तो ये 18 हो जाएगा, 6 3 18, 3 से इसको काटेंगे तो 4 आएगा, C बराबर 4 माइक्रोफेरेड। टाइम को देखते जाना बेटा, किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, इसमें समय बहुत कम लगेगा, और जिस तरीके में जिस टाइप में आपको समय कम लगे फिर उसी टाइप को हमेशा अप्लाई करना, ठीक है। अभी मैं केवल 2 कैपेसिटर की वैल्यू ली है, जब यहाँ कैपेसिटर की वैल्यू अधिक रहेगी फिर आप सोच लेना कि हमको कौन सा तरीका यूज करना है। टाइप नंबर 2 क्या करते हैं, इन दोनों को डायरेक्ट उतारते हैं, 6 और 12 इन दोनों में यहाँ पर इस स्थान पर एक ऐसी संख्या रखते हैं जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, मतलब 12। 6 का इसमें भाग देंगे तो 2 टाइम 2 बार जाएगा, 12 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। इन राशियों को हमेशा जोड़ना होता है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, बेटा इसको कैंसिल कर दीजिए और आपका आंसर 4 यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। तो जिसमें हमको कलम कम चलानी पड़ेगी, संभव है ये आप लोग भी जानते हैं, जहां पर कलम कम चलानी पड़ेगी वहां पर आपके समय की बचत होगी, और परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको टाइम की जरूरत होती है और उस टाइम को बचाना होता है, क्योंकि लास्ट तक हम सभी प्रश्न देख सकें। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैंने आपको 3 टाइप से बताया है। फर्स्ट टाइप ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। इसी फॉर्मूले का एक अगला प्रोडक्ट होता है जो कि यहाँ पर है, तो हम इससे अगर निकालते हैं सबसे अधिक टाइम इसमें लगेगा, उसके बाद टाइम इसमें लगेगा और सबसे कम टाइम यहाँ पर लगेगा। तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। जब आपके जो क्वेश्चन में कैपेसिटर की वैल्यू 2 से अधिक रहेगी तब ये दोनों प्रकार के जो फॉर्मूले हैं ये यहाँ पर आपको फेल होते नजर आएंगे, क्योंकि इनको सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप हमारे हिसाब से इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, और आपको हम बहुत सारे प्रश्न आज बताएंगे, उन सभी प्रश्नों को एक एक करके आप नोट करते जाना, जो आपकी परीक्षा के लिए टेक्निकल का कोई भी एग्जाम रहे, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। चलिए बेटा देखते हैं आगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, जब किसी श्रेणी परिपथ में 3 संधारित्र क्रमशः 4 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड के संयोजित किए गए इनकी तुल्यधारिता क्या होगी तथा इस संयोजन में संग्रहित ऊर्जा की गणना करें जब परिपथ को 100 वोल्ट की वोल्टता से संयोजित किया जाए। तो बेटा यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यू निकालना है। कौन कौन सी वैल्यू? सबसे पहले आपको कैपेसिटी निकालनी है, इसके बाद इसी परिपथ की आपको संग्रहित ऊर्जा की गणना करनी है। ध्यान देंगे और क्वेश्चन को बारीकी से
पूरा पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है कि जब किसी, सबसे पहले देखते हैं कि परिपथ कौन सा है। जब किसी श्रेणी परिपथ में 3 संधारित्रों को क्रमशः 4 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड के संयोजित किए गए इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। सबसे पहले आप कैपेसिटी निकालिए। मैंने अभी अभी आपको बताया था जब हम धारिता निकालते हैं, जब 3 कैपेसिटर जुड़े होते हैं तो 3 कैपेसिटर जुड़े होने की स्थिति में यहाँ पर क्या करेंगे, तो C बराबर आपका होगा C1 C2 और C3 बटे C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं या फिर हम क्या यूज करते हैं बेटा, देखिए C बराबर 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3, या हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जब ये दोनों फॉर्मूले में से कोई एक आप यूज करेंगे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जामिनर महोदय हमको केवल कितना 36 सेकंड का टाइम देते हैं। इतने कम समय में इन दोनों फॉर्मूलों के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना संभव नहीं है। तो बेटा क्या करते हैं, कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये क्वेश्चन 36 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व हो जाए। तो बेटा टाइम स्टार्ट करते हैं अब, और यहाँ से तीनों संधारित्रों की वैल्यू लिखते हैं। 4, 8 और 12, इनका एलसीएम आपका 24 हो जाएगा। सभी का भाग इसमें चला जाएगा। 4 छंग 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, सबको जोड़ लेंगे। 6 2 8 और 3 11, यहाँ पर वैल्यू आपकी इतनी माइक्रोफैरड आ जाएगी, जो कि आपका इसकी तुल्य धारिता आ गई। अब क्या करेंगे, हमको संग्रहित ऊर्जा की गणना करनी है। तो ऊर्जा इक्वल टू होती है, एनर्जी इक्वल टू होती है E बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो यहाँ से हम करेंगे 1/2 C का वैल्यू आपका आया 24/11 माइक्रो गुणे वोल्टेज का मान हम रखेंगे कितना 100 गुणे 100। ठीक है, याद रखेंगे 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ हो जाएगा 12 और इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणे 10 का घात, माइक्रो का मान चेंज करेंगे -6 इंटू 10 का पावर, यहाँ हो जाएगा 4। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12/11 इंटू 10 का पावर -2। ठीक है, और इतने जूल की, ठीक है ना, इतने जूल की ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। ये होगा E इक्वल टू। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, फाइनली इसमें भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 11 एकम 11, एक बचा, हम पॉइंट लगाएंगे, 10 हो गया, भाग नहीं जाएगा, हम एक 0 लगाएंगे, अब 9 बार भाग चला जाएगा। और यहाँ पर जो संख्या है इंटू 10 का पावर हो जाएगा -2। ठीक है, या फिर इसी संख्या को हम लिख सकते हैं 10.9 इंटू 10 का पावर -3 जूल। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। और संभवतः 36 सेकंड हमारे पूरे हो गए होंगे। और ये क्वेश्चन का आंसर फाइनली आपका यहाँ तक आ गया है और हमने दोनों वैल्यू प्राप्त कर ली, वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2। एक बार इसको फिर से समझाते हैं। हम क्या करेंगे, जब श्रेणी क्रम में 3 संधारित्रों को दिया जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों को क्रम से लिखेंगे और इनका एलसीएम यहाँ रखते हैं। ऐसी संख्या चयन करके रखते हैं जिस संख्या में इनका सभी का भाग चला जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 रखेंगे, 4 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, 8 से भाग देंगे 3 बार भाग जाएगा और 12 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। लास्ट में इनको सबको जोड़ देंगे। ठीक है ना, 6 2 8 और 3 11 आया, यहाँ पर रख दिए कितना 24/11। इनको ऐसे ही रहने देंगे और यही आपकी संधारित्र की वैल्यू आ जाएगी। या इसको हम भाग दे सकते हैं 11 दूनी 22 और 2 बची, भाग जाएगा नहीं, एक 0 बढ़ाएंगे पॉइंट लगा करके तो 20 हो जाएगी, एक बार भाग जाएगा। अब 9 बची, फिर से एक 0 बढ़ाएंगे तो 8 बार भाग जाएगा। टोटल आपका इतने माइक्रोफैरड यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, जो टोटल आपकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, याद रखना। इसके बाद संग्रहित ऊर्जा हमको निकालनी है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा इसमें संग्रहित ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। फाइनल वैल्यू आपकी ये होगी और ये होगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रेणी क्रम के ही कुछ और भी प्रश्न हैं इसके अतिरिक्त। जैसे मान करके चलिए, यहां अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, एक परिपथ में 4 संधारित्र। ठीक है ना, एक परिपथ में 3 माइक्रोफैरड,
कामा 4 माइक्रोफैरड कामा 5 माइक्रोफैरड तथा 10 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्र किस क्रम में? 4 संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता की गणना करें। धारिता की गणना करें। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालते हैं। तो मैंने बताया कि जब तक इसमें श्रेणी क्रम पूछा जाएगा तब तक हम इनको 3, 4, 5, 10 यहाँ से जब हम भाग देंगे तो बेटा यहाँ हम कौन सी ऐसी संख्या रख दें जिसमें सभी का भाग चला जाए। संख्या रखिए आप 60। 30 में भाग जाएगा नहीं, यहाँ वैल्यू आप 60 रख दीजिए, सभी का भाग चला जाएगा। ठीक है ना, 30 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 20। 4 का भाग देंगे तो 15, 5 का भाग देंगे तो 12, 10 का भाग देंगे तो आपका जाएगा 6। इनको सबको जोड़ लेते हैं। 6 2 8 5 13 की 3 हासिल भाई 1 3 4 5, तो यहाँ से हो जाएगा 53। 60/53 आपका आंसर हो गया 60/53। ठीक है, माइक्रोफैरड। बड़े आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये हो गई आपकी तुल्य धारिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो बेटा इस प्रकार से हम श्रेणी के क्वेश्चनों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूले। ठीक है, हमारी बात शायद आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक परिपथ में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो भी है अपना क्वेश्चन नंबर डाल लेना, शायद 4 है। एक श्रेणी परिपथ में, ठीक है ना, 20 संधारित्रों को जोड़ा गया तथा इनमें से प्रत्येक की धारिता 4 लिख लीजिए, 40 लिखिए, 40 माइक्रोफैरड है। तो परिपथ की तुल्य धारिता की गणना करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इन 20 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, ठीक है, और प्रत्येक संधारित्र की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो इस हिसाब से हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है। तो तुल्य धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा? सबसे पहले अभी मैंने बताया था, जब हमको इक्विवेलेंट, जब एक समान कैपेसिटर बहुत सारे दिए होते हैं तो हम यहाँ C इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये हो जाएगा टोटल C/N। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपकी कैपेसिटी दी गई है, कितनी दी गई है टोटल कैपेसिटी? 40 एक संधारित्र की माइक्रोफैरड, और इनकी संख्या कितनी दी गई है? 20 दी गई। डायरेक्ट आप कैंसिल कर देंगे, आपको 2 माइक्रोफैरड प्राप्त हो जाएगी, जो आपका सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं संधारित्रों के समांतर संयोजन पर। संधारित्रों को समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो कंडीशन इनकी क्या प्राप्त होती है और कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है और इनके आंकिक प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बेटा यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने वादा किया है यूपीपीसीएल की परीक्षा आने तक हम आपको सभी जितने भी चैप्टर आपके टेक्निकल के हैं सभी चैप्टर से पूर्णतः टच करवा देंगे। यदि आपका कम से कम समय में एडमिट कार्ड आ जाता है और आपका एग्जाम पास में आ जाता है तो क्या करेंगे, तो हम आपको उस बेस का रिवीजन देंगे। एक चैप्टर का प्रत्येक दिन में पूर्ण रूप से समावेश रहेगा
और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ क्लास आपको पर डे एग्जाम के समय लगभग 1.5 से 2 घंटे का क्लास मिलेगा और उस क्लास में पूरे चैप्टर की जान रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर यदि हमारे जो सभी चैप्टर हैं वो हमारे स्लो मोशन में अगर तैयार हो गए और उसके बाद यदि परीक्षा होती है तब भी आपको रिवीजन के तौर पर बहुत विशेष क्वेश्चन मिलेंगे जो कम से कम समय में अधिक से अधिक परीक्षा में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि संधारित्रों का समांतर संयोजन, ठीक है। संधारित्रों का समांतर संयोजन, तो समांतर में क्या है, कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि जितने भी संधारित्र होते हैं उन सभी के सभी संधारित्रों को हम किस पोजीशन में स्थापित करते हैं, समांतर क्रम में। जितने संधारित्र होते हैं, चाहे वो सेलें हों, चाहे वो कैपेसिटर हों, इनको सभी को जब समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो बेटा इनका टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सभी के लिए एक समान होगा। यहाँ C1, C2, C3 लिखेंगे, परंतु समांतर की स्थिति में यहाँ पर जो आवेश होगा, जो चार्ज होगा, ये सभी के लिए अलग अलग हो जाता है, ठीक है। सभी के लिए अलग अलग हो जाता है। अब क्या करेंगे, जिसको तोड़ा गया हम उसी को जोड़ते हैं, ये बात हमारी याद रखना। जिसको तोड़ा गया हम उसी को ही जोड़ते हैं। तो हमको अब जोड़ना किसको है, तो यहाँ से देखते हैं कि टोटल आपकी जो कैपेसिटी होगी, या हम कहेंगे कि हमको टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आवेश रखते हैं। तो परिपथ का आवेश बराबर चार्ज कहते हैं, ठीक है ना। परिपथ का आवेश जो होगा ये होगा टोटल आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। ये हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, पिछले वाले में मैंने V1, V2, V3 लिखा था, इसमें Q1, Q2, Q3 लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ जिसको तोड़ा गया हम उसी को ही जोड़ते हैं, ठीक है। और श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग विभाजित होती है और समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, Q इक्वल टू CV। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इसी में प्रत्येक बिंदु पर रखेंगे। तो यहाँ एक चीज और देखेंगे, कॉमन आपकी वोल्टेज है, तो यहाँ पर हो जाएगा CV बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा CV1 प्लस CV2 प्लस CV3। एक बार इसको दोबारा लिखेंगे, C1, C2, C3, V आपका जो है ये सभी के लिए एक समान रहेगा, अर्थात हम V को कॉमन लेकर के और यहाँ पर पोजीशन को लिखेंगे C1, C2, C3 और ये V से आपका V कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल आपकी कैपेसिटी बनेगी C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब क्या करते हैं कि यहाँ देखते हैं इस कंडीशन में जब आपके सभी के सभी कैपेसिटर जो हैं किस क्रम में, समांतर क्रम में समायोजित किए गए हैं, तो आपकी टोटल धारिता आपकी क्या बनेगी, सभी संधारित्रों के योग के बराबर। जब सभी संधारित्रों को श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो हम क्या करते हैं, सभी की कैपेसिटी को ऐड कर लेते हैं। जब सभी की कैपेसिटी को ऐड करेंगे उस पोजीशन में आपकी टोटल कैपेसिटी सबकी कैपेसिटी के योग के या एडिशन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इस आधार पर अब इसमें और एक कंडीशन होती है, जब इनमें सभी की कैपेसिटी भिन्न भिन्न होगी तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। जब सभी की कंडीशन भिन्न भिन्न ना होकर के एक समान होती है तो हम क्या करते हैं, जब n संधारित्र प्रत्येक C मान का हो तो समांतर संयोजन में तुल्य धारिता क्या होगी, तुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है। ये आपका कंडीशन है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा बेटा, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटी होगी ये होगी आपकी NC। समांतर क्रम में जब होगा तो जितने कैपेसिटर रहेंगे हम क्या करेंगे,
जो एक कैपेसिटर की वैल्यू है उतने नंबर आप कैपेसिटर से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई। जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जितने आपके कैपेसिटर रहेंगे और किसी एक कैपेसिटर की वैल्यू लेकर के उन कैपेसिटर को डायरेक्ट भाग दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब चलते हैं इनके न्यूमेरिकल पर। एक कंडीशन और आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको नोट करेंगे, नोट करने के बाद आगे चलते हैं। इसकी पोजीशन पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न आपके कैसे कैसे बन सकते हैं उनको देखते हैं। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इस पोजीशन का। जब दो संधारित्र एक लिखेंगे 40 माइक्रोफैरड तथा 25 माइक्रोफैरड के हैं इन्हें समांतर क्रम में समायोजित किया गया या संयोजित किया गया तथा इन्हें तथा इन्हें 40 वोल्ट की एसी वोल्टता सप्लाई से संयोजित किया गया, सप्लाई से संयोजित किया गया। तो परिपथ में कुल ऊर्जा संग्रह की गणना करें। ठीक है, ये पोजीशन है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा है जब दो संधारित्र प्रत्येक 40 और 25 माइक्रोफैरड के हैं, इन्हें समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है, इन्हें 40 वोल्ट की एसी वोल्टता सप्लाई से संयोजित करने पर परिपथ की कुल ऊर्जा संग्रह की गणना करें। तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके समांतर क्रम में इसकी हम टोटल वैल्यू को निकालते हैं और टोटल वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, इसकी हम ऊर्जा संग्रह निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में क्या करते हैं, समांतर क्रम में जो सभी के सभी संधारित्र होते हैं तो उनको हम आपस में सीधे ही जोड़ लेते हैं, कोई भी झंझट नहीं है। तो यहाँ पर 40 माइक्रोफैरड हो जाएगा और प्लस का आपका 25 माइक्रोफैरड हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 65 माइक्रोफैरड की वैल्यू। तो टोटल कैपेसिटर आपका 65 माइक्रोफैरड निकला। अब हमको ऊर्जा संग्रह जब निकालना है तो ऊर्जा संग्रह होता है E = 1/2, जैसे कि अभी बताया गया। E = होगा आपका 1/2 इंटू आपका हो जाएगा कि CV²। ठीक है ना, CV²। तो इसी के हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं 1/2। यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, E = 1/2 C का वैल्यू रखेंगे जो आपने ये 65 निकाला है इंटू 65 और माइक्रो के स्थान पर 10⁻⁻6 हो जाएगा और V का मान हो जाएगा 40 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 65 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 40 इंटू 40। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका 20 हो जाएगा और 4 दूनी 800 हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 800 और ये हो जाएगा इंटू 65 और इंटू 10⁻⁻6। तो बेटा इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका यहीं पर आंसर आपका निकलेगा। और इसके साथ साथ में भी और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 00 आपको ये मिला तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 10 का पावर करेंगे -6 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 पंचे 40 की 0 हासिल हुई 4 और 8 छंग 48 और 4 48 2 50 52 तो 52 हो जाएगा। अब बेटा 3 0 यहाँ बची हैं, इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो बनेगा 52। जो आपकी एनर्जी है 52 इंटू 10⁻³ जूल। या हम कह सकते हैं इसी संख्या को E =
53 मिली जूल। ये आपका आंसर होगा। 53 के स्थान पर बेटा यहाँ पर 52 होगा। ठीक है ना, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा जाकर के। ठीक है, इसके साथ साथ में इसी संयोजन से हम आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में आए दिन हमेशा पूछा जाता है। बात हमारी समझ में आई होगी। अपनी कॉपी में इन न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को आसानी से नोट करते जाएंगे और परीक्षा के समय इनको सभी को आप रिवाइज करके जाएंगे तो आपकी परीक्षा आसानी से क्वालिफाई हो सकती है। तो बेटा यहाँ से देखते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है न्यूमेरिकल, जो आए दिन परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। कहा जाता है कि परिपथ की तुल्य धारिता की गणना करें जब निम्न संधारित्र समांतर में संयोजित हैं। ठीक है ना, निम्न संधारित्र समांतर में संयोजित हैं। तो यहां लिखा 1 में, यहां लिखा C1 बराबर 40 माइक्रोफैरड, C2 इक्वल टू 15 माइक्रोफैरड और C3 इक्वल टू 25 माइक्रोफैरड, C4 इक्वल टू 3.2 माइक्रोफैरड। और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर दिया गया है कि जो कुल धारिता बनेगी, संधारित्र की तुल्य धारिता बनेगी, ये हो जाएगी आपकी 40 माइक्रोफैरड व 25 माइक्रोफैरड के मध्य। ठीक है ना, पहला ऑप्शन ये है मध्य। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन आपका है 40 माइक्रोफैरड से ऊपर। तीसरा ऑप्शन दिया गया 3.2 माइक्रोफैरड से नीचे। चौथा ऑप्शन दिया गया 25 माइक्रोफैरड से 3.2 माइक्रोफैरड के मध्य। ये 4 ऑप्शन दिए गए। अब बेटा आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको 2 तरीके बताते हैं। जब क्वेश्चन आपका किसका हो, समांतर का हो। पहली कंडीशन, जब प्रश्न समांतर में हो, तो तुल्य धारिता। और सेकंड कंडीशन में, जब प्रश्न श्रेणी का हो तो तुल्य धारिता। यहां पर 2 कंडीशन है। जब क्वेश्चन आपका समांतर क्रम में बोला जाए तो क्या होगा, और जब क्वेश्चन श्रेणी क्रम में बोला जाए तो टोटल कैपेसिटी आपकी क्या होगी। यहां जानते हैं, जब प्रश्न समांतर में हो तो तुल्य धारिता, अभी आपको बताया, समांतर क्रम में जो कैपेसिटी होती है उनको सबको हम जितने भी कैपेसिटी होती है, धारिताएं अलग अलग होती हैं, उनको जोड़ लेते हैं। तो इसका आंसर होगा सबसे बड़े संधारित्र से भी अधिक। ठीक है ना, ये कैपेसिटी आपको प्राप्त होगी। जबकि श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में आंसर बनेगा आपको सबसे छोटे संधारित्र से भी नीचे। ठीक है ना, ये आपके आंसर बनेंगे दोनों, और इनको अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लेना, इसी क्वेश्चन के साथ में ऐड करके, जो आपको हमेशा काम देते रहेंगे। तो बेटा इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन जो है ये कौन सा है, समांतर क्रम का। जब क्वेश्चन समांतर क्रम का है तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कैपेसिटर कौन सा है, 40 वाला। आंसर क्या बनेगा, 40 माइक्रोफैरड से ऊपर। आपको इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व तो करना ही नहीं है, इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
ठीक है, इन पॉइंटों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे बढ़िया से। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कैपेसिटर का अगला क्वेश्चन है ये कुछ इस कंडीशन में रहने वाला है। बेटा आप जब मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, और जब आप सफल हो जाएंगे आपके साथ साथ आपके मित्र और आपकी 3 पीढ़ियां सफल हो जाएंगी। एक आपकी पीढ़ी, और या एक आपके माँ बाप की पीढ़ी, और एक आपकी आगे आने वाली पीढ़ी, शादी ब्याह के बाद की। ठीक है, तो इसलिए आप केवल अपने आप के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, जान करके चलिए आपको जो मेहनत करनी है अपनी 3 पीढ़ियों के लिए करनी है। अगर 3 पीढ़ियों को आप सफल बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, और हम आपको विस्तार पूर्वक प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट बता करके और आपकी अंधेरी जिंदगी में उजाला लाने की कोशिश करेंगे। बेटा मत खरीदिए किसी का जो बेच रहे हैं महंगा और पढ़ाई के नाम पर कलंक बने हुए हैं। आप पढ़िए हमसे, हम आपको दिल खोल के पढ़ाएंगे। जितना आपको पढ़ना है आप पढ़िए, जो कुछ आपको पूछना है आप पूछिए। PG2 लेवल पर, JEE लेवल पर हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे। इसरो के टेक्निकल से कुछ भी पूछिए बताएंगे, आपको NTPC से कुछ भी पूछिए बताएंगे, आपको रेलवे से कुछ भी पूछिए बताएंगे। हर चीज आपको बताएंगे जो आपके टेक्निकल के पेपर में आता है, आप सब कुछ पूछिए बताएंगे। ठीक है, परंतु आप लोग मन लगा करके एक ऐसी कॉपी बनाइए जो आपकी कॉपी आपकी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल दे। तो बेटा मैं केवल साधारण ही नहीं, हमारी एक बुक भी चलती है, और जो बुक आपकी ATC इलेक्ट्रिकल के नाम से आती है, आप अमेजन पर जाएंगे, ATC इलेक्ट्रिकल एकता कोचिंग अगर डालेंगे, ठीक है, तो आपको दिखाई दे जाएगी। हमारा नंबर है 6386284393। आपको हमारी स्क्रीन के नीचे साइड में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जिस पर आप कॉल करके हमारी बुक को मंगवा सकते हैं। बुक आपको नोट्स के रूप में रहेगी, जो मार्केट में बहुत सारी दुकानों में जो बुक मिलती है, हमारी बुक आपको किसी भी दुकान में नहीं पाएंगे। और जो हमारी बुक है वो कुछ इस तरीके की बुक है कि जिसमें आपको जो अन्य किताबें मार्केट में मिलती हैं उसमें से बिल्कुल भी कॉपी नहीं है, क्योंकि हमारी बुक में हमारी ही बनाई हुई 100 ट्रिक्स टेक्निकल की है, जो आप दुनिया की किसी भी किताब में नहीं पा सकते हैं। किताबें तो आप पाएंगे परंतु कॉपीराइट, एक की कॉपी दूसरे में, दूसरे की कॉपी तीसरे में, क्योंकि आज की युग में कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता है। और मैंने वादा किया है कि हम जिसको सफल बनाएंगे उसको दिल खोल के बनाएंगे। आप लोग हमसे जब जुड़ेंगे तभी आप हमारे बारे में जानेंगे। बेटा मैं एक राइटर भी हूँ, साथ साथ में टीचर के साथ साथ मैं एक राइटर भी हूँ, और पढ़ाना हमारा पैशन है। हमको बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोगों से जुड़ करके हमारी वार्तालाप होती है। तो बेटा चलते हैं आगे। समय सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, हम समय किसी का भी बर्बाद नहीं करवाना चाहते हैं। सोचते हैं कि हर दिन आपको ऐसा मिले जो आपके जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ चढ़ करके आए, और आपके जो आगे भविष्य है उसको उज्जवल बनाने की कोशिश करे। तो बेटा जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर जैसे जान करके चलिए, एक परिपथ दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब इसको हटाते हैं, समांतर संयोजन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। एक परिपथ दिया गया है, यहाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान करके चलिए कि किसी संयोजन में, किसी समांतर संयोजन में जब 50 संधारित्र संयोजित किए गए और प्रत्येक संधारित्र की धारिता 50 माइक्रोफैरड है, तो परिपथ की
तुल्य धारिता की गणना करें। ये कंडीशन दी गई है, ये प्रश्न है। अब क्या करते हैं, अभी अभी मैंने बताया जब परिपथ समांतर क्रम में होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होगी NC होती है, ठीक है। इसी संधारित्र की धारिता दी होगी और उसका नंबर दिया होगा कि उस परिपथ में कितने संधारित्र जोड़े गए हैं, तो बेटा इसका आंसर क्या बनेगा आप लोग दे सकते हैं। जो C इक्वू है, ठीक है ना, C इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर इसको 50 रख देंगे और गुणे ये भी 50 रख देंगे और ये हो जाएगा आपका माइक्रोफेरेड। तो ये हो जाएगा आपका 25 और 0 0 यहाँ डबल 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइक्रोफेरेड। और इसी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2.5 इंटू 10 का पावर हो जाएगा 3 और इंटू 10 का पावर हो जाएगा -6 फेरेड। तो बेटा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2.5 और ये हो जाएगा इंटू 10 का पावर -3 फेरेड। और इसी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3 फेरेड। और इसी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 2.5 मिली फेरेड। ये आपका आंसर यहाँ पर बनेगा जाके, ठीक है। तो जब बहुत सारे संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो और प्रत्येक संधारित्र की वैल्यू एक समान हो तो उनको क्या करते हैं, डायरेक्ट आपस में सीधे मल्टीप्लाई करवा देते हैं और आपकी वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आसानी से आ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को नोट करेंगे और बारीकी से समझेंगे। दिए गए परिपथ के अनुसार, दिए गए परिपथ के अनुसार, दिए गए परिपथ के अनुसार C2 संधारित्र की धारिता की गणना करें, की गणना करें। और यहाँ पर चित्र जो है आपका कुछ इस कंडीशन में दिया गया, ये हो गया C1, ये हो गया आपका C2, ये हो गया C1, ये हो गया आपका 10 माइक्रोफेरेड और ये हो गया आपका 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो टोटल जो वोल्टेज है, ठीक है ना, जो टोटल वोल्टेज है ये आपकी हो गई कितनी, ये हो गई आपकी 75 या 150 कर लीजिए, ठीक है, 150 वोल्ट ये हो गई। और यहाँ पर आपका Q बना दिया गया। आपको V1 V2 यहाँ से आपको निकालनी है V2 की वैल्यू। तो क्या करेंगे कि ये V2 की वैल्यू बहुत आसानी से आ जाए। तो बेटा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही और सरल तरीका बताते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जब हमको क्या करना होगा, जब हमको किसका वैल्यू निकालना है, C2 का, जो पूछा गया है, ध्यान देना, ठीक है ना। C2 की वोल्टेज ड्रॉप पूछी गई है, संधारित्र की वोल्टतापात, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप की हमको गणना करनी है। C2 संधारित्र की वोल्टतापात की गणना कीजिए, यहाँ आपको V2 की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके फॉर्मूले के बारे में जानते हैं, फिर बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट कर देंगे। सबसे पहले आप V1 निकालेंगे। V1 जब V1 निकालेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या निकलेगी, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पर इक्वल करके हम क्या करेंगे, V कर देंगे। अब करेंगे इनटू, जो चीज हमको निकालना है उसकी कैपेसिटी को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, उसकी कैपेसिटी को नहीं लेते हैं और जो बगल वाली है उसकी कैपेसिटी को लेते हैं और बटे इन दोनों का योग कर देते हैं। तो ये C1 C2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आपका V1 का वैल्यू आ जाएगा। जब V2 हमको निकालना होगा तो यही प्रक्रिया हम V2 में भी अपनाएंगे। तो जो हमको निकालना है उसी के सामने वाली कैपेसिटी को हम छोड़ देते हैं। अब इसको छोड़ देंगे और बगल वाली कैपेसिटी को ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। इस पोजीशन में आप दोनों कैपेसिटर की वोल्टेज ड्रॉप आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए निकालते हैं सबसे पहले V1 का वैल्यू।
इससे हम V1 का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो V1 इक्वल टू हमको क्या करना है, जब V1 का वैल्यू निकालना है तो इस वाली को ऊपर रखेंगे और टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा और इसका हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10 का पावर। ये मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा भी, ठीक है ना। तो 5 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, चाहो तो लिख सकते हो। और नीचे इनका दोनों का हमको योग रखना है इसके अनुसार, तो नीचे हो जाएगा आपका 15 से इसको काटेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा कितना 10 और कैंसिल कर देंगे तो 50 माइक्रोफेरेड। या हम कहेंगे माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कैंसिल हो जाएगी, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप है तो 50 वोल्ट की वोल्टता आ गई आपकी किसकी तरफ, आपकी V1 की तरफ। यहाँ जब 50 आ गई तो दोनों को घटा दीजिए तो आपकी कितनी बचेगी, 100 बचेगी। ये 100 अगर मान लो यहाँ से हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम V2 से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, V2 बराबर 150 कर देंगे इनटू अंश में ये संख्या रखेंगे। जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू ऊपर रखेंगे, जब V1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो C2 की वैल्यू ऊपर रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम अंश में रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 और बटे इनका दोनों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 10 आया, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइक्रोफेरेड। आपकी दोनों वैल्यू बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो गई, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बेटा इसका नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो है स्टार डेल्टा कैपेसिटर का स्टार डेल्टा संयोजन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि वीडियो के यहाँ अब जैसे माला में बहुत सारे फूल पिरोए जाते हैं, इस तरीके से अब आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे एक माला के तरीके से मिलेंगे, एक से दूसरे वीडियो की लिंक जुड़ी हुई। तो बेटा देखना ना भूलें, बने रहें हमारे चैनल पर। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप खुश रहें, पढ़ें मन लगा करके और ऊंची बुलंदियों को छुएं, यही हमारी भगवान से और आप सभी लोगों से दुआएं हैं। तो बेटा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।